ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, ओ दिल तो बच्चा है जी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारे नु जी, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे, तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया एकदम? बच्चा कहता है बहुत वधिया सर, तुम सुनाओ की हाल चाल? आप एकदम वधिया जी, मौजा ही जी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस शो के अंदर जी। ठीक है, इस शो में हम करेंगे एक चैप्टर आपका करेंगे रिफंड अंडर जीएसटी, और काफी सारे बच्चों को रिफंड के चैप्टर में डाउट था। अच्छा, इस चैप्टर को ना मैं रिवाइज ही इस तरह से कराऊंगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना वो इनमें से ही बनेगा जी। मतलब पूरा चैप्टर जो होगा ना हम क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे, मतलब पहले क्वेश्चन उसका फिर आंसर क्या बनेगा, फिर क्वेश्चन उसका आंसर क्या बनेगा, फिर क्वेश्चन उसका आंसर क्या बनेगा। और इस चैप्टर में से ना कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बने हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे उसको भी डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है, बड़े बार मैं दोबारा कह रहा हूं, मतलब वो मत समझना कि पूरी डिटेल में रिवीजन कराऊंगा कि हाँ भाई 2-3 घंटे लगा दूंगा, बट हाँ रिवीजन बढ़िया तरीके से करेंगे। अगर एक बार आपने पहले क्लास के अंदर पढ़ा है, रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी यूट्यूब फैमिली के हैं, सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं, या कहीं और से भी कोचिंग ली होगी, तो भी उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा जी। ठीक है जी, चलो ये तो देखो ध्यान से। अब मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, जितना भी टाइम लगे, रिफंड का चैप्टर जो है हम पूरा बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने आपके ना सैटरडे संडे में सेशन रखे हुए थे, बट मुझे लग रहा है कि कुछ टॉपिक मेरे बैलेंस अभी और मुझे करवाने हैं, क्योंकि इनकम टैक्स की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, तो अभी तक मेरे हो नहीं पाए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इस हफ्ते के बीच में भी आपके सेशन रखने की। बच्चा कह रहा है ये मत बोलो सर, ये आपने पहले भी कहा था। नहीं, मैं पक्का कोशिश करूंगा, चाहे मुझे अपने रेगुलर बैच की एक क्लास कैंसिल करनी पड़ जाए आपके लिए, क्योंकि सर आपके एग्जाम मेरे लिए प्रायोरिटी है। आपके एग्जाम मेरे लिए प्रायोरिटी है। देखो उनके एग्जाम तो जून 22 में, दिसंबर 22 में, मतलब उनका बैच भी प्रायोरिटी है, ऑब्वियस सी बात है, बट आपके एग्जाम पहले है, तो पूरी कोशिश करूंगा कि हफ्ते के बीच में कभी भी अगर मुझे टाइम लगा तो वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ठीक है जी, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना सर। बाकी आप अपनी तैयारी करते ना सर, मतलब आपकी तैयारी में कोई कमी ना हो, आपने टेंशन बिल्कुल ही नहीं। आपके एग्जाम बहुत बढ़िया होंगे, जितना बेस्ट आपको एग्जाम आता होगा ना, बस वो अपने एग्जाम करके आने, और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से, प्लीज बातचीत करते हैं कम से कम और रिवीजन करते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब आपके सामने टॉपिक मैंने खोल दिया सर। अब ये नोट्स आपके पास होंगे जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं, और जो रेगुलर बैच वाले बच्चे नहीं है, आपके पास जिस भी टीचर के नोट्स होंगे या जो भी नोट्स आपके पास होंगे, उस नोट्स को सामने रख लेना या इस नोट्स में से देखते रहना। ठीक है जी। अच्छा, अब इस चैप्टर को ना देखो मैंने क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और टोटल 11 क्वेश्चन है। देखो जी, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो टोटल 11 क्वेश्चन है, और मैं यूट्यूब पे ओपनली कह रहा हूं सर, और मैं यूट्यूब पे ओपनली कह रहा हूं कि रिफंड के चैप्टर में से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा ना, कोई भी क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो 1 क्वेश्चन बने, चाहे वो 2 क्वेश्चन बने, इन 11 में से बनेगा जी सर। ये 11 क्वेश्चन, बस ये 11 क्वेश्चन जो है ना, ये बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना। आपको मैं दिखा दूंगा इस बार के एग्जाम में, या आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, इन 11 में से ही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर मैंने कवर किए हुए हैं जी। ठीक है जी, आओ जी 1 बाय 1 क्वेश्चन की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 ये बात कहता है कि व्हाट इज द रिफंड, की जो रिफंड है वो जीएसटी में रिफंड का मतलब है क्या। अब सर एक बात मैं सोच के बताओ, अब रिफंड को मेनली मैंने जीएसटी में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक बार आप चेक करना, देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है रिफंड इंक्लूड्स। रिफंड में क्या क्या आएगा? पहला तो गवर्नमेंट कह रही है रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी जीरो रेटेड सप्लाई की है और उस पर आपने कोई भी अगर टैक्स पे किया होगा, उस टैक्स गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको रिफंड देने की बात करेगी। अच्छा, एक बात मैंने सोच के बताना सर, याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे ना, तो एक्सपोर्ट 2 तरह से होता है, या तो एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स होगा, या एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होगा। अब अगर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होगा, तो जो भी आपने आईटीसी क्लेम किया होगा उसका आप रिफंड क्लेम कर लोगे, और अगर एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स होगा, तो जो भी आपने एक्सपोर्ट पे टैक्स पे किया होगा उसका भी रिफंड क्लेम कर लोगे। गवर्नमेंट उसकी बात कह रही है।
तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट कहना चाह रहे हैं रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ब्रैकेट में क्या लिखा है? आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट सप्लाई। मतलब जो भी आपने एक्सपोर्ट सप्लाई पे आईजीएसटी पे किया होगा उसका भी रिफंड क्लेम कर लोगे। तो सिंपल सी बात ही है जी। अभी भी कई बच्चे समझ नहीं पाए, मुझे पता है सर, मुझे पता है, आपको लग रहा है आपको समझ में आ गया, बट आपको समझ में नहीं आया। मैं दोबारा कह रहा हूं सर, इधर देखो ध्यान से, ये इंडिया की बेसलाइन है, यहां से मैंने सामान बाहर भेजा है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट बोलते हैं। अब जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट में दो केस होते हैं, या तो इस पे हम टैक्स पे करते हैं या इस पे हम टैक्स पे नहीं करते। अब अगर मान लो मैंने इस पे टैक्स पे किया तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? जो तुमने टैक्स पे किया उसका तुम हमसे रिफंड क्लेम कर लो। एक तो ये केस है। और फिर दूसरा केस गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि जहां पर तुमने टैक्स पे नहीं किया तो जो तुमने इसकी इनवर्ड सप्लाई पर टैक्स पे किया होगा उसका तुमने आईटीसी क्लेम किया होगा। अब वो आईटीसी यूज तो हो नहीं पा रहा तो उसका भी रिफंड क्लेम करोगे। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। तो सिंपल सी बात गवर्नमेंट कहना चाह रही है, भैया जो तुमने एक्सपोर्ट पे टैक्स पे किया होगा उसका भी तुम रिफंड क्लेम करोगे, और अगर एक्सपोर्ट पे टैक्स पे नहीं किया तो जो भी तुम्हारी इनवर्ड सप्लाई होगी उसका भी तुम रिफंड क्लेम करोगे। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। ठीक है, तो देखो जी, व्हाट इज, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि व्हाट इज रिफंड अंडर जीएसटी, तो पहला पॉइंट क्या होगा? रिफंड इंक्लूड्स, पहले पॉइंट में लिखोगे रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, ब्रैकेट में आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट, उस केस में आपको रिफंड मिल जाएगा। सेकंड केस गवर्नमेंट कहना चाह रही है रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट और इनपुट सर्विस यूज इन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई। इसका मतलब क्या है? इट मींस जो भी आपने जीरो रेटेड सप्लाई की है, मतलब जो भी आपने एक्सपोर्ट की है, उस एक्सपोर्ट को करने के लिए जो भी आपने इनपुट या इनपुट सर्विस यूज की होंगे उस पे जो भी आपने जीएसटी पे किया होगा उसका भी तुम रिफंड क्लेम कर लोगे। अभी मैंने एग्जांपल में आपको वही बताया सर, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वही तो बात मैंने की है। मैंने क्या बात की है कि अगर एक्सपोर्ट पे टैक्स है तो जो आप एक्सपोर्ट पे टैक्स पे करोगे उसका भी रिफंड क्लेम कर लोगे। दूसरा पॉइंट कहना चाह रहा है कि विवेक, जो तूने एक्सपोर्ट किया ना, उस एक्सपोर्ट पे जो भी तूने इनपुट या इनपुट सर्विस यूज की होगी, तूने उस पे भी जो जीएसटी पे किया होगा उसका भी तू रिफंड क्लेम कर लेगा। सेकंड पॉइंट ये बात कहना चाह रहे हैं। तो मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे भिंडी, मेरे अदरक कलर के बच्चे, बस ये बात याद है, इन दोनों पॉइंट के अंदर फर्क है जी। मैं दोबारा कह रहा हूं, इन दोनों पॉइंट के अंदर फर्क है। पहले पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स पे करोगे उसका रिफंड क्लेम कर लो। सेकंड पॉइंट का मतलब है कि जो भी आपने इनवर्ड सप्लाई पर टैक्स पे किया होगा उसका भी तुम रिफंड क्लेम कर सकते हो। तीसरा पॉइंट गवर्नमेंट कहना चाह रही है रिफंड ऑफ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिगार्डिंग डीम्ड एक्सपोर्ट। इट मींस अगर कोई केस आपका डीम्ड एक्सपोर्ट में कवर होगा, डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि ये भी एक्सपोर्ट है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर केस तुम्हारे डीम्ड एक्सपोर्ट में कवर होंगे तो उस केस के अंदर भी तुम रिफंड क्लेम कर लोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जी रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी। इट मींस अगर आपका आईटीसी अनयूटिलाइज रह जाता है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, सारा आईटीसी कई बार यूज नहीं हो पाता। एक बच्चा कहता है सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई ऐसा कौन सा केस होगा जिस केस में हम आईटी से यूज ही नहीं कर पाएंगे। अगला मेरा क्वेश्चन वही है, बट फिर भी एग्जांपल दे रहा हूं सर। एक बात मैंने सोच के बोला, अगर मेरी आउटवर्ड सप्लाई जो है फॉर एग्जांपल मान लो 5% से टैक्सेबल है और मैंने इनवर्ड सप्लाई पर 12% टैक्स पे किया। अब अगर मैंने इनवर्ड सप्लाई पर 12% टैक्स पे किया, आउटवर्ड सप्लाई 5% टैक्सेबल है, तो 7% जो मेरे क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस बचा हुआ है उसका भी मैं रिफंड क्लेम का, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। तो सिंपल सी बात है सर, ये 4 पॉइंट एक बार दोबारा बोल दो, 4 पॉइंट कह रही। 4 पॉइंट का मतलब पहले पॉइंट जी, अगर आपने कोई एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी पे की होगी, आईजीएसटी पे किया होगा, उसका भी तुम रिफंड क्लेम कर लोगे। दूसरा गवर्नमेंट कह रही है कि अगर इनपुट सर्विस को तुमने एक्सपोर्ट में यूज किया होगा उस पे जो भी जीएसटी पे करोगे उसका भी रिफंड क्लेम कर लोगे। तीसरा गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कोई केस तुम्हारा डीम्ड एक्सपोर्ट में कवर होगा उसका भी तुम रिफंड क्लेम कर लोगे। और फोर्थ गवर्नमेंट कह रही है कि जो आपके अनयूटिलाइज आईटीसी बचे होंगे उसका भी तुम रिफंड क्लेम कर लोगे। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क किया हुआ है। एग्जाम में पूरे आने के चांस है क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 ये बात कहना चाह रहे हैं, व्हाट आर द सिचुएशन विच में गिव राइज टू रिफंड अंडर जीएसटी। मतलब ऐसे कौन कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें आपका रिफंड अराइज होता है जी। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के लिए। और मैं दोबारा कह रहा हूं सर, आपको मैंने क्या बोला, 11 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कर लो। अगर 11 में से क्वेश्चन नहीं बनाना फिर आप मुझे बोल देना, आप खुद कहोगे सर क्वेश्चन बना था जी। तो सेकंड क्वेश्चन ये बात कहना चाह रहा है कि व्हाट आर दी सिचुएशन विच में गिव राइज टू रिफंड अंडर जीएसटी। मतलब ऐसे कौन कौन सी सिचुएशन है जिस केस में आपका जीएसटी में रिफंड अराइज होता है। अब देखो ये कौन कौन सी सिचुएशन है। तो गवर्नमेंट कह रही है एक क्लेम फॉर रिफंड में अराइज ऑन द अकाउंट ऑफ, सबसे पहले गवर्नमेंट कह रही है रिफंड ऑफ आईटीसी।
रिफंड ऑफ आईटीसी, आपके आईटीसी का रिफंड बनेगा सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी, सेक्शन 54 ऑफ आईसीजीएसटी, कोड अनयूटिलाइज आईटीसी, मतलब जो आपका अनयूटिलाइज आईटीसी होगा उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। अब ये जो अनयूटिलाइज आईटीसी बचा होगा वो किस किस केस के अंदर बचा होगा वो देखो जी। सबसे पहले गवर्नमेंट कहना चाहिए अगर आपने गुड्स की एक्सपोर्ट की है, आपने सर्विस की एक्सपोर्ट की है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ऑब्वियस सी बात है अगर मैंने कोई भी सामान एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट पे कोई भी टैक्स पे नहीं किया, तो जो भी आपने इनवर्ड सप्लाई पे कोई भी टैक्स पे किया होगा उसका तुम रिफंड क्लेम कर लोगे, उसको हम क्या बोलेंगे अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस गवर्नमेंट कहना चाहिए कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टू एससीजेड डेवलपर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं, जीरो रेटेड सप्लाई वाले केस में, चाहे वो एक्सपोर्ट वाला केस हो या एससीजेड को सप्लाई करोगे, अगर आपने उनकी इनवर्ड सप्लाई पर कोई भी टैक्स पे किया होगा उसका तुम रिफंड क्लेम कर लोगे। तो पहले केस में उन्होंने क्या कवर किया, एक्सपोर्ट कवर किया। दूसरे केस में क्या कवर किया, उन्होंने कवर किया एससीजेड। इट मींस अगर आपने एससीजेड को सप्लाई की है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किया, तो जो भी आपने इनवर्ड सप्लाई पर टैक्स पे किया होगा उसका भी तुम रिफंड क्लेम कर सकते हो। अगला फिर गवर्नमेंट कहना चाह रही है रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है जी। अब ये इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ना एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि ये इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या भला है। याद करो मैंने क्लास में कहा था इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मींस होता है कि अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई जो है वो ज्यादा रेट से टैक्सेबल नहीं है, कम रेट से टैक्सेबल है, और आपकी इनवर्ड सप्लाई पर ज्यादा रेट था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल मेरी आउटवर्ड सप्लाई पर 5% है, इनवर्ड सप्लाई पर फॉर एग्जांपल मान लो 17% है या 18% है। अब अगर मेरी इनवर्ड सप्लाई पर ज्यादा है और अगर आउटवर्ड सप्लाई पर कम है, तो जो मेरा एक्सेस गवर्नमेंट के पास होगा उसका मैं रिफंड क्लेम करूंगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, ठीक है जी। तो देखो मैंने एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई पर यहाँ पे ज्यादा टैक्स है, इनवर्ड सप्लाई पर कम है, तो इनवर्ड सप्लाई पर जो भी आपने ज्यादा किया होगा उसका तुम रिफंड क्लेम कर सकते हो। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। उसके बाद देखो जी फिर गवर्नमेंट कहना चाहिए रिफंड ऑफ आईजीएसटी ऑन जीरो रेटेड सप्लाई। इट मींस अगर जीरो रेटेड सप्लाई पर आपने जो भी आईजीएसटी पे किया होगा उसका भी तुम रिफंड क्लेम कर सकते हो। पहले केस में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, और दूसरे केस में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टू एससीजेड ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। सिंपल सी बात कहना चाह रही है अगर आपके देखो ऊपर वाले केस कवर हो गया यार। नवजोत ओए काके की हो गया, उदास चेहरा नहीं बनाना यार, स्माइल रखे करो अपने फेस पे ना, स्माइल हंसता हुआ चेहरा बहुत बढ़िया लगता है जी। हाँ वेरी गुड, ओ माय गुड, यस ऐसे हंसना है आपने, ठीक है जी। अब देखो टेंशन थोड़ा लेनी है यार। देखो कौन कौन से केस हो गए जी। सबसे पहला केस गवर्नमेंट ने क्या बोला, भैया अगर तुम आगे सप्लाई कर रहे हो, अगले वाली सप्लाई पे कोई भी टैक्स नहीं है, तो पिछले वाली सप्लाई पर जो भी तुमने जीएसटी पे किया उसका तुम रिफंड क्लेम कर लो। ऐसे कौन कौन से केस होंगे, एक्सपोर्ट वाले केस होंगे, एससीजेड वाले केस होंगे और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले होंगे। फिर अगला गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम एक्सपोर्ट पे टैक्स पे कर रहे हो तो जो भी तुम उस पे टैक्स पे करोगे उसका भी तुम रिफंड क्लेम कर लोगे। अगला केस ही निकल के आ रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट कह रही है विवेक अभी केस खत्म नहीं हुए, अभी और भी कई सारे केस हैं जिसपे तुम रिफंड क्लेम कर सकते हो। अब ऐसे कौन कौन से केस देखो जी। एक तो रिफंड टू यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर, मतलब जिनके हाथ में यूआईएन नंबर होता है, जिनके हाथ में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो भी अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। उसके बाद जी रिफंड टू इंटरनेशनल टूरिस्ट, जो आपके इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं जो इंडिया में घूमने के लिए आते हैं, वो इंडिया में जो भी जीएसटी पे करेंगे उस पे जो भी वो आईटीसी क्लेम कर लेंगे उसका भी वो रिफंड क्लेम कर लेंगे। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। उसके बाद आपके कई सारे अदर रिफंड भी हैं। कई सारे अदर रिफंड का मतलब क्या है, जो नॉर्मली मेरे अराइज होते रहते हैं। सर एक बात मैं सोच के बताऊं, अगर मेरा कैश लेजर के अंदर बैलेंस एक्सेस बचा हुआ है तो क्या मैं रिफंड क्लेम कर पाऊंगा, नहीं क्लेम कर पाऊंगा? यस क्लेम करूंगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। एक्सेस बैलेंस इन ई कैश लेजर, उस केस में आप रिफंड क्लेम कर पाओगे। और उसके बाद जी एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर मैंने गवर्नमेंट को ज्यादा जीएसटी पे कर दिया, मान लो मैंने वैल्यू गलत निकाल दी, मैंने रेट ज्यादा कर दिया, मतलब किसी भी तरह से अगर मैंने गवर्नमेंट को ज्यादा जीएसटी पे कर दिया उस केस में आप रिफंड क्लेम कर लोगे। फिर गवर्नमेंट कहना चाहिए रिफंड ऑफ जीएसटी रोंगली पेड। इट मींस अगर आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई को इंटर मान लिया, इंटर को इंट्रा मान लिया, तो आपने पेमेंट कर दी गलत गवर्नमेंट को, उस केस में आप रिफंड क्लेम करके पेमेंट करोगे सही गवर्नमेंट को, इसमें भी आप रिफंड क्लेम करोगे। अगला गवर्नमेंट कहना चाहिए रिफंड अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ जजमेंट। मान लो किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, उन्होंने बोला आपका रिफंड देना बनता है, उस केस में मुझे रिफंड देना पड़ेगा। ये सारी बात आपकी रिफंड की निकल के आ रही है। तब सोच के बोला अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि व्हाट आर दी सिचुएशन इन विच रिफंड इज अराइज, तो फिर कौन कौन से केस, मतलब 3 केस में डिवाइड करना। सबसे पहला केस, अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई की है, उसमें फर्दर आपने कोई टैक्स पे नहीं किया बट आपने इनवर्ड सप्लाई पे किया तो उसका आप रिफंड क्लेम करोगे। फिर दूसरा, अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई की है और उस पर आपने टैक्स पे किया है उसका भी रिफंड क्लेम करोगे। फिर अगला कौन सा निकल के आ गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर को, उनको रिफंड मिलेगा जी।
उसके बाद फिर गवर्नमेंट कहना चाह रही है अगर आपका कैश लेजर के अंदर बैलेंस है उसका रिफंड मिलेगा, अगर आपने गवर्नमेंट को ज्यादा जीएसटी पे कर दिया उसका रिफंड मिलेगा, अगर आपने रोंगली पे कर दिया मतलब इंट्रा को इंट्रा मान लिया उस केस में रिफंड मिलेगा। फिर गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपका कोई जजमेंट, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई उस केस में आप रिफंड क्लेम कर लोगे। तो ये सारी बातें आपकी निकल के आ रही है। हाँ, अगर आपने रिफंड ऑफ जीएसटी पेड इन एडवांस, इट मींस अगर आपने जीएसटी एडवांस में पे कर दिया था और बाद में आपने कोई सप्लाई नहीं की। फॉर एग्जांपल आपको अपने क्लास में एग्जांपल भी दिया था। हेलो, बिल्कुल सीधे होकर बैठो, बिल्कुल सीधे होकर बैठो जी, बिल्कुल सीधे होकर बैठो, वेरी गुड। अब याद करो मैंने क्लास में एग्जांपल भी दिया था कि अगर मान लो मेरा अगला बैच फॉर एग्जांपल फरवरी मार्च में स्टार्ट होना है और कई बच्चों ने उसकी बुकिंग करा ली, आपने बुकिंग करवा दी, मैंने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया एडवांस में, अभी मैंने बैच लेना स्टार्ट भी नहीं किया बट आपने बुकिंग करवा दी अगले बैच की। अब जब आपने मेरे पास बुकिंग करवा दी अगले बैच की, अभी बैच लेना मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, मान लो किसी वजह से अगर मैं बाद में बैच नहीं लेता तो जो भी मैंने गवर्नमेंट को एक्सेस जीएसटी पे किया होगा उसका भी रिफंड क्लेम करूंगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। तो सिंपल सी बात निकल के आ रही है कि ऐसे बहुत केसेस हैं जहां पे आप डिपार्टमेंट से रिफंड क्लेम कर सकते हो। बस ये बात ध्यान दो जी, बातें पल्ले पड़ती हैं जी, मेरी बातें समझ में आती है पक्का पक्का। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब क्या था कि रिफंड का मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब था कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पे आपका रिफंड अराइज होता है, वो सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी है जी। ठीक है जी, तो एक बार आप नोट से पढ़ लेना बस। अगर आप ये आपके दिमाग में ये बातें चल रही होंगी तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो 100% आप आंसर सही करके आओगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में फाइनलाइजेशन प्रोविजनल रिफंड। अब कुछ केस में ना प्रोविजनल रिफंड भी मिलता है जी। याद करो, मतलब मुझे नहीं पता कितने बच्चे अब सामने इंटेलिजेंट बैठे हैं। एक हमने क्लास में कॉन्सेप्ट किया था कि जीरो रेटेड सप्लाई वाले केस में अगर आपकी सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई है उस केस में एक्चुअल रिफंड तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको 90% तक प्रोविजनल रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर बाद में और देना बनता होगा तो और पे कर देंगे, अगर कम देना बनता होगा तो आप वापिस कर देना। तो सिंपल से मतलब प्रोविजनल का नाम ही क्या है, अभी पक्का नहीं है बट देना जरूरी क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि जो लोग जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं, जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको इनकरेज करने के लिए कॉन्सेप्ट लेके आना बहुत जरूरी है जी। ठीक है, तो ये देखो, ये टैक्स पे किया था प्रोविजनल बेस पे, बाद में फाइनल टैक्स कमाया तो हमें क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जी। ठीक है जी, एक बार फटाफट से जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं जी, चांद सी महबूबा हो मेरी ऐसा मैंने सोचा था, तुम सब वैसे ही हो जैसे मैंने सोचा था। ठीक है, बच्चा कह रहा ओ माय गॉड। तो सर सारे बच्चे, जितने बच्चे लाइन के अंदर बैठे हैं, सूरज, तनुषी, उसके बाद रितिका, शिवानी, श्रुति, और क्या नाम है आपका, रोहित, फिर क्या नाम है, हिमांशु, उसके बाद जी प्रखर, उसके बाद जी सोनू, ये कई नालायकों का जमावड़ा सामने बैठा है। मुझे फटाफट से एक बार बता दें, 2 क्वेश्चन अभी तक हमने कौन कौन से किए। सर क्वेश्चन नंबर 1 आपने कह रही व्हाट इज द रिफंड, रिफंड का मतलब क्या है, तो रिफंड इंक्लूड्स, उसमें आपने पॉइंट्स हमें कवर कर दिए। फिर सबसे मेन क्वेश्चन जो आपने हमें बताया कि व्हाट आर दी सिचुएशन इन विच रिफंड इज अराइज, भाई ऐसे कौन कौन से केस है जहां पे रिफंड अराइज होता है। तो पहला केस आपने बोला कि जहां पे हम एक्सपोर्ट करेंगे विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, उसके वजह से जो भी इनवर्ट सप्लाई पर पे किया होगा उसका रिफंड क्लेम कर लोगे। फिर आपने बोला कि अगर आपने एसईजेड को सप्लाई की है तो उस केस में आपने एसईजेड के ऊपर टैक्स पे नहीं किया बट आपने इनवर्ट सप्लाई पर टैक्स पे किया, उसका आप रिफंड क्लेम कर लोगे। और फिर आपने बोला कि अगर इन पे टैक्स भी पे किया है तो जो भी आपने टैक्स पे किया उसका भी आप रिफंड क्लेम कर लोगे। अगला फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर वालों को आपका रिफंड मिल जाएगा। और फिर जो आपके जो स्पेशल केस हो गए, कैश लेजर वाले हो गए, एक्सेस जीएसटी वाले हो गए, अगर आपने एडवांस में टैक्स पे कर दिया बाद में कोई सप्लाई नहीं की उसका रिफंड मिलेगा, रोंगली केस वाले केस में मिलेगा, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर मिलेगा। तो काफी सारे केस हैं जहां पे आप रिफंड क्लेम कर पाओगे। पूरी नोटिंग आपके सामने है। ठीक है जी, अब ये पॉइंट कंप्लीट होने के बाद अगला क्वेश्चन आता है। देखो जी अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, इज देयर एनी मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रिफंड, क्या रिफंड की कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट है। जल्दी बोला सर, क्या रिफंड की कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट है। आंसर इज यस, बिल्कुल है। याद करो मैंने कहा भी था कि 1000 से कम पर हेड का मतलब पर एक्ट का 1000 से कम का रिफंड आपको नहीं मिलेगा। अगर सीजीएसटी आपका 900 रुपए का रिफंड बनता है, एसजीएसटी आपका 900 रुपए का रिफंड बनता है, टोटल मिला के 1800 का बनता है, तो रिफंड मिलेगा 0/0, क्योंकि हर एक्ट की 1000 रुपए की लिमिट है। उसके बाद कमाल की बात देखो, आईजीएसटी के अंदर भी लिमिट कितनी है, 1000 रुपए की। तो गलती से ना ये मत कह देना कि 1000 रुपए सीजीएसटी, 1000 रुपए एसजीएसटी और 2000 रुपए आईजीएसटी। गवर्नमेंट कहती नहीं, गवर्नमेंट कह रही है हर एक्ट में 1000 रुपए की लिमिट है। इट मींस जहां 1000 रुपए से कम होगा उस केस में रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे, अगर वैल्यू 1000 रुपए या उससे ज्यादा होगी उस केस में रिफंड क्लेम कर पाएंगे। बस ये बात ध्यान दो।
तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इज देयर एनी मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रिफंड। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ना कि बताओ क्या कोई ऐसी लिमिट है रिफंड के चैप्टर में, आंसर इज यस। देखो ये क्या लिखा हुआ है, नो रिफंड, ध्यान से पढ़ना जी। अब देखो क्या लिखा है, नो रिफंड शैल बी ग्रांटेड टू एन एप्लीकेंट इफ द अमाउंट इज लेस देन, मैं दोबारा बोलूंगा, इफ द अमाउंट इज लेस देन, फिर बोलो लेस देन है या इक्वल टू है, लेस देन। इट मींस अगर वैल्यू 1000 रुपए से कम की होगी उस केस में रिफंड नहीं मिलेगा। तो इफ द अमाउंट इज लेस देन 1000, सर्कुलर नंबर आपके सामने दिया हुआ है, याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें तो प्रोविजन याद होना चाहिए। अब देखो लिमिट एप्लीकेबिलिटी है, ईच टैक्स हेड वाइज नोट क्यूमुलेटिव टैक्स, मतलब क्यूमुलेट नहीं करना, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी कंबाइन नहीं करना, हर हेड की अलग अलग लिमिट है, मतलब सीजीएसटी की अलग लिमिट है, एसजीएसटी की अलग लिमिट है, आईजीएसटी की अलग लिमिट है, और तीनों में 1000 रुपए की है सर। वैसे हेलो इधर देखो ध्यान से, वैसे सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी इज इक्वल टू आईजीएसटी, मतलब वैसे आईजीएसटी क्या है, आईजीएसटी कुछ भी नहीं है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का सम टोटल जो है वो आईजीएसटी है, बट गवर्नमेंट कह रही इस केस में नहीं है, मतलब इस केस में सीजीएसटी की अलग लिमिट है, इस केस में एसजीएसटी की अलग लिमिट है, इस केस में आईजीएसटी की लिमिट अलग है, बस ये बात ध्यान दो। देखो यहां पे एप्लीकेशन हो गया, रिफंड क्लेम हो गया, एडमिसिबिलिटी हो गया। अब देखो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स का सीजीएसटी का 900 रुपए का रिफंड बनता है, एसजीएसटी का 900 रुपए का, टोटल मिलाकर 1800 रुपए का रिफंड बनता है, तो क्या वो रिफंड क्लेम कर पाएंगे, आंसर इज नो। अब बच्चा कह रहा है सर कैसी बेकार की बातें कर रहे हो भाई, अगर कंबाइन करके 1800 बनता है और 1000 रुपए से ज्यादा है तो अब रिफंड क्लेम कर पाओगे। मैंने क्या बोला कि हर हेड की 1000 रुपए की लिमिट है। मैं दोबारा बोला सर, बहुत सारे बच्चे, इवन बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करके आते हैं, 1000 रुपए की लिमिट को गलत समझते हैं सर, और मैं दिखा दूंगा एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर के अंदर जी, क्योंकि आप सब जानते हो अब प्रोफेशनल के एग्जाम में एक नंबर वाले क्वेश्चन भी बन रहे हैं ट्रू और फॉल्स के अंदर जी। तो अपना दिमाग में ये मत लेके बना कि सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर के बनेंगे सर। अब अगर एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे तो क्या उसमें क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा। तो जो 1000 रुपए की लिमिट है वो कंबाइन करके नहीं है, 1000 रुपए की लिमिट जो है वो हर हेड की है, मतलब सीजीएसटी की अलग है, एसजीएसटी की अलग है और आईजीएसटी की अलग है जी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जी 900 रुपए सीजीएसटी हो गया, 900 रुपए एसजीएसटी हो गया, टोटल 1800 रुपए हो गया, बट फिर भी आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। रीजन बिंग क्योंकि वैल्यू 1000 रुपए से ऊपर नहीं है, वैल्यू 1000 रुपए से कम है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिफंड क्या हो जाएगा, इन एडमिसेबल एज लिमिट शैल बी अप्लाइड फॉर ईच टैक्स हेड सेपरेटली एंड नोट कंबाइन। ये बात क्लियर है। अच्छा अगला देखो, अब अगला मिस्टर वाई है, उसका आईजीएसटी का 1200 रुपए का रिफंड बनता है। अब अपने बोल देना जी, अब अगर आईजीएसटी का 1200 रुपए का रिफंड बनता है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब अगर आईजीएसटी का 1200 रुपए का रिफंड बनता है तो वैसे आईजीएसटी क्या होती है, आईजीएसटी इज सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। अब अगर देखो मैं 1000 रुपए की लिमिट देखूं तो लिमिट कितनी होगी, 2000 रुपए की, बट गवर्नमेंट कहती है नहीं, गवर्नमेंट कहती है ना जी ना, इस केस में लिमिट 2000 रुपए की एप्लीकेबल नहीं होगी, इस केस में 1000 रुपए की ही लिमिट एप्लीकेबल होगी आईजीएसटी वाले केस में, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो यहां पे 1000 रुपए की लिमिट लगानी है, 1200 रुपए है, यस 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 यस, इस केस में ये रिफंड क्लेम कर लेगा क्योंकि हमें हर हेड की 1000 रुपए की लिमिट अलग से देखनी है। देखो ये क्या लिखा है, रिफंड एडमिसेबल, फुली रिफंड क्लेम कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखो जी आगे क्या लिखा हुआ है, द लिमिट वुड नॉट अप्लाई इन केस ऑफ रिफंड एज एक्सेस ऑफ बैलेंस इन ई कैश लेजर। ये बहुत बढ़िया बात लिखी है, मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जो ये 1000 रुपए की लिमिट है ना, ये 1000 रुपए की जो लिमिट है ये क्रेडिट लेजर वाले केस में एप्लीकेबल होगी। मतलब सिंपल सी बात है, ये मान लो क्रेडिट लेजर है, ये कैश लेजर है, इसमें मेरा बैलेंस एक्सेस बचा है, यहां एक्सेस बचा है, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम्हारा एक्सेस कैश लेजर में है तो चाहे वो 200 रुपए भी होगा ना तो भी तुम रिफंड क्लेम कर लो। या नहीं यार मेरी बात समझ में, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे रही, रटने वाला बच्चा एक बात याद है, अब उनकी बारी आ गई है कि जो 1000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी, 1000 रुपए की लिमिट जो है वो क्रेडिट लेजर वाले केस में एप्लीकेबल होगी, कैश लेजर वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है जी, तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, गलती भूल के मत कर देना। अगर क्वेश्चन कैश लेजर का बनेगा, चाहे वो 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, 500 रुपए हो, 1000 रुपए हो, 2000 रुपए हो, 20,000 रुपए हो, हर केस में रिफंड क्लेम करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो देखो जी, द लिमिट वुड नॉट बी अप्लाई इन केस ऑफ रिफंड एक्सेस बैलेंस इन ई कैश लेजर। ई कैश लेजर वाला रिफंड कितने का भी हो, 200 500 का आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात क्लियर है जी। अच्छा अब ये तो पता लग गया भाई कहां रिफंड मुझे क्लेम करना है, भैया तो क्लियर हो गया भाई कहां रिफंड क्लेम करना है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि रिफंड क्लेम करने का प्रोसीजर क्या होगा। भाई अगर मान लो मेरे को पता लग गया भाई हाँ भाई इतने केस में मुझे रिफंड मिल जाएगा, अब इतने केस में अगर रिफंड मुझे मिल जाएगा तो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है कि अब रिफंड मुझे क्लेम करना कैसे है, मतलब रिफंड क्लेम करने का प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है जी। ठीक है,
अब देखो जी एक बार यहाँ पे ये आपका डायग्राम है। वैसे डायग्राम एग्जाम के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में नॉर्मली प्रोसीजर बहुत कम पूछते हैं, ठीक है, बट फिर भी प्रोसीजर आपको एक बार जरूर देखना है। एक बार ना वैसे आप खुद पढ़ सकते हो इसको, जो रेगुलर बैच वाले बच्चे उनको तो मैंने क्लास में पूरा डायग्राम करवाया था। ये पूरा का प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर वो एक पेज के अंदर है, ठीक है। बट फिर भी आप कई बच्चे यूट्यूब फैमिली के हैं, कई सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं, या कहीं कहीं उन्होंने कोचिंग और से ली होगी, तो एक बार फटाफट से मैं ना गो थ्रू करवाता हूं आपको, ताकि रिकॉल हो जाए कि आपने क्लासेस के अंदर क्या पढ़ा होगा जी, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है सर, अगर मेरा रिफंड लेना बनता है तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक, चलो जी इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि विवेक अगर तेरा देखो रिफंड लेना बनता है तो अब रिफंड लेने का प्रोसीजर क्या होगा। देखो जी तो यहां पे ना ये डायग्राम है सर, एक बार चेक करता हूं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, ऑलमोस्ट दिख रहा है जी। अब यहां पे ना बस ये बात ध्यान देना, देखो यहाँ पे क्या मेन मुद्दा है कि सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे एक इंसान बना हुआ है जी, इसको रिफंड की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। कितने टाइम में? विद इन 2 ईयर। आप सब जानते हैं विद इन 2 ईयर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। अब विद इन 2 ईयर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट जो है ना, अब ये 2 साल की लिमिट जो है, पहली बात ये 18 महीने की लिमिट एप्लीकेबल होगी। किस केस में? याद करो, जो आपके यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, एम्बेसी वाले होते हैं, उस केस में जो है आपकी 2 साल की लिमिट एप्लीकेबल है, वहां पे 18 महीने की लिमिट एप्लीकेबल है। मतलब पहले वहां पे 6 महीने की बातें होती थी, अब वहां पे 18 महीने की बातें होती हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो ये एप्लीकेशन मुझे फाइल करनी है, कहां पे फाइल करनी है? जीएसटी RFD 01 ये फॉर्म नंबर है जी, जीएसटी RFD 01 फॉर्म नंबर है। साथ में डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने पड़ेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट? जो ये प्रूफ करे कि आपका रिफंड बनता है। देखो सारी बातें मैंने वहां पे लिखी हुई हैं कि आपको एप्लीकेशन भरनी है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जमा कराने हैं कि प्रूफ करो कि आपका रिफंड बनता है। उसके बाद फिर अगर ये प्रूफ हो जाएगा, आपका रिफंड बनता है, फिर आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर रिफंड आपका 2 लाख रुपए से कम का है, फिर तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हो। बट अगर आपके रिफंड की वैल्यू 2 लाख उससे ज्यादा की है, तो CA और CMA से सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा। CS अभी यहाँ पे कवर नहीं है। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर रिफंड की वैल्यू 2 लाख रुपए से ऊपर की है, तो CA और CMA अगर सर्टिफाइड करेंगे तभी वो रिफंड की बातें होंगी, नहीं तो वो रिफंड की बातें नहीं होगी। अब देखो जैसे आपने एप्लीकेशन फाइल की ना पोर्टल पे जाके, ये सारा काम कहां पे हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है जी। मैं दोबारा कह रहा हूं, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आपने GST RFD 01 आपने कॉमन पोर्टल पे फाइल किया ना, तो जैसे ही आप फॉर्म फर्निश करोगे, तुरंत आपका यहां पे ARA नंबर जनरेट हो जाएगा जी, ARA नंबर जी, ठीक है जी। ये एक रेफरेंस नंबर होगा, इस रेफरेंस नंबर के बेस पे भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। देखो ये मैंने क्या लिखा कि जैसे एप्लीकेशन फाइल करोगे एक ARA नंबर जनरेट होगा, फिर क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो आगे ट्रांसफर कर दी जाएगी किनके पास? जो आपकी मेन अथॉरिटी होगी, जो रिफंड की सारी बातें देखेगी, आपकी एप्लीकेशन जो है उनको ट्रांसफर कर दी जाएगी। एक बच्चा कहता है सर आपने क्लास में ये भी कहा था कि जैसे CGST का रिफंड बनता है, SGST का रिफंड बनता है, तो अब ये रिफंड जो मतलब डिपार्टमेंट के पास जाएगा, तो अब ये डिपार्टमेंट अलग अलग नहीं होगा, एक ही डिपार्टमेंट होगा। आंसर इज यस। इट मींस ऐसा नहीं है कि CGST का रिफंड बनता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो SGST का स्टेट गवर्नमेंट कहते नहीं भैया, गवर्नमेंट कह रहे तुम जिस भी गवर्नमेंट के पास जाओगे वही तुम्हारा रिफंड चेक करेगी, वही तुम्हारा रिफंड मतलब टेस्ट करेगी और वही तुम्हें रिफंड देगी। तुम्हें हेडेक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसमें SGST का भी है, आपस में सेटलमेंट कर लेंगे। और याद करो सर ये अमेंडमेंट थी, आज से 1 साल पहले गवर्नमेंट कहती थी कि अगर CGST का रिफंड है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ, SGST का स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओ। SSC कहता भाई साहब मैं क्यों जाऊं? SSC ने कहा भाई साहब इसके अंदर मेरी गलती क्या बताओ? भाई अगर रिफंड अलग अलग है, तुम्हारी गवर्नमेंट अलग अलग है, बट मुझे प्रॉब्लम क्या, मैं तो ऐसे धक्के खाता फिर जाऊंगा। तो फिर फाइनली गवर्नमेंट ने कहा था ठीक है भाई तुम रिफंड के लिए एक गवर्नमेंट के पास आओ, और जिस गवर्नमेंट के पास आओगे वही गवर्नमेंट तुम्हारा रिफंड का ऑर्डर पास करेगी। बस ये बात ध्यान दो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा होगा जी, अब एप्लीकेशन जो है वो एक के पास जाएगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, और रिफंड भी एक गवर्नमेंट देगी। अब दोनों गवर्नमेंट रिफंड नहीं, एक ही गवर्नमेंट रिफंड देगी जी, ठीक है। अब देखो अब ARA नंबर जनरेट हो गया, अब यहाँ पे बैठी है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, अब वो इसको पूरा चेक करेगी, और जब पूरा चेक करेगी तो वो क्या करेगी, आपकी एक्नॉलेजमेंट इशू कर देगी, ठीक है। अब मान लो जो भी आपने एप्लीकेशन फाइल की है कि हाँ भाई मेरा रिफंड बनता है, आपने साथ में डॉक्यूमेंट अटैच किए। अब सोच के बोला कि अगर आपने रिफंड की एप्लीकेशन फाइल की, आपने डॉक्यूमेंट अटैच किए कि हाँ भाई मेरा रिफंड बनता है, अब 2 केस होंगे, या तो वो एप्लीकेशन क्या होगी, कंप्लीट होगी, या वो क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी।
अब अगर वो कंप्लीट है, तो जीएसटी आरएफडी 02 के अंदर क्या आ जाएगी, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी विद इन 15 डेज के अंदर। इसमें ऑफिसर ये बोल देगा कि हमने आपका रिफंड एक्नॉलेज कर दिया है, एप्लीकेशन आपकी पहले आ गई थी, हमने रिफंड आपका एक्नॉलेज कर लिया, बस ये बात ध्यान दो। और अगर एप्लीकेशन ही कंप्लीट नहीं है, अगर एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, उसमें कोई गलती है, तो आपको फिर डेफिशिएंसी नोटिस आएगा जीएसटी आरएफडी 03 के अंदर, उसका आपको रिप्लाई करना पड़ेगा और फिर दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो मैं दोबारा कह रहा हूं सर, पहले आपका रिफंड बना, आपने आरएफडी 01 के अंदर एप्लीकेशन डाली तो उन्होंने रिफंड चेक किया, एआर नंबर जनरेट हो गया, अगर वो कंप्लीटेड है तो उस केस में फिर काम आगे बढ़ेगा, अगर वो कंप्लीट नहीं है तो फिर गवर्नमेंट कह रही है उस केस में एक डेफिशिएंसी नोटिस इशू करेंगे जीएसटी आरएफडी 03 के अंदर, उसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा और फिर दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन फर्निश करनी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान दो। अच्छा, अब अगर मान लो एप्लीकेशन मेरी सही है, एक्नॉलेजमेंट आ गई, फिर क्या होगी जी, प्रोसीडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएंगे, 30 दिन के अंदर आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जब ये प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी ना, अब ध्यान सुना जी, अब इसमें 30-40 दिन का टाइम लगता है। अब कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं भाई साहब टाइम ही नहीं है हमारे पास। हेलो, इधर देखो ध्यान से जी, मुझे पता है आपको इसको समझने में दिक्कत आ रही है, और ये उन लोगों को आ रही है जिन्होंने अभी तक रिफंड का चैप्टर सही ढंग से पढ़ा ही नहीं है। मतलब होता है ना, बस थोड़ी बहुत बातें पढ़ ली और काम हो गया, तो इसलिए उन बच्चों को दिक्कत आ रही है कि भाई ये चल क्या रहा है। बट जिन्होंने पहले सही ढंग से पढ़ा हुआ है उनको रिकॉल पक्का हो रहा होगा जी। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, वापिस आते हैं जी। अब सर एक बात मैं सोच के बताना, अब एक्नॉलेजमेंट इशू होगी, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, तो ना काफी टाइम, कई बार ना 50 से लेकर 60 दिन लग जाते हैं। तो फिर एक एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर ये बात कहता है कि भाई साहब एक बात बताओ, भाई मैं तो एक्सपोर्टर हूं, भाई सिंपल सी बात है, मैं तो सामान एक्सपोर्ट करता हूं, और अगर मैं सामान एक्सपोर्ट करूंगा तो बाहर से करेंसी इंडिया में लेकर आऊंगा, और अगर मेरा रिफंड बनता है उसमें तुम 50-60 दिन लगा दोगे, फिर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। भाई मुझे इमीडिएटली करंट, मतलब अभी पैसा चाहिए ताकि मैं एक्सपोर्ट कर सकूं। तो याद करो, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि ओनली सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर दोबारा बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ जीरो रेटेड सप्लाई वाले केस में गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोविजनल रिफंड वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। एक बार फिर बोलूंगा सर, कई बच्चे नालायक हैं, वो नालायक बच्चे सारे सुन ले, सिर्फ और सिर्फ जीरो रेटेड सप्लाई वाले केस में रिफंड, प्रोविजनल रिफंड का कॉन्सेप्ट बनाया गया कि भैया ठीक है, फाइनल रिफंड छोड़ो, तुम पहले प्रोविजनल क्लेम कर लो, और 90% तक प्रोविजनल रिफंड क्लेम कर सकते हैं। कब से, जो आपकी एक्नॉलेजमेंट आई है जी, उसके 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे घर में प्रोविजनल रिफंड आ जाएगा, बस ये बात ध्यान दो जी। देखो जी, यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, प्रोविजनल रिफंड का ऑर्डर पास होगा जीएसटी आरएफडी 04 के अंदर, और पेमेंट का जो ऑर्डर पास होगा वो जीएसटी आरएफडी 05 के अंदर होगा। भाई रिफंड ऑर्डर पास हो गया, अब पेमेंट करनी होगी, जीएसटी आरएफडी 05 के अंदर पेमेंट ऑर्डर पास हो जाएगा, भाई इसके पेमेंट कर दो। अच्छा, अब यहां पे आपके रिफंड की हो रही है प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग अगर सही होगी ना, अगर सब कुछ सही होगा, तो फिर रिफंड ऑर्डर जीएसटी आरएफडी 06 में आपका रिफंड ऑर्डर आ जाएगा। अब अगर रिफंड ऑर्डर आ गया, फिर क्या आएगा, पेमेंट ऑर्डर आएगा कि भैया पेमेंट कर दो। बट अगर रिफंड आपका इनएडमिसिबल हो गया, उसने बोल दिया आपका रिफंड बनता ही नहीं है, उसने बोल दिया भाई साहब आपका रिफंड नहीं बनता, आपका रिफंड गलत है, भाई साहब आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, आपका रिफंड गलत है, फिर गवर्नमेंट के लिए उस केस में आपको नोटिस इशू करेंगे जीएसटी आरएफडी 8 के अंदर, आप 09 में उसका रिप्लाई करोगे, और फिर अगर रिफंड में दिक्कत होगी तो कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर देंगे 06 के अंदर ही, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी, और आपका रिफंड जो है, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था 60 दिन में आता है, और 60 दिन कहां से, 60 दिन एक्नॉलेजमेंट से नहीं, हेलो मैं दोबारा बोलूंगा, 60 दिन एक्नॉलेजमेंट से नहीं, जब से आपने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन फाइल की थी वहां से 60 दिन। आपको मैंने क्लास में भी जोर लगा कहा था सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं, वो कहते हैं सर जहां से एक्नॉलेजमेंट आई वहां से 60 दिन गवर्नमेंट कहती नहीं। भाई तुमने एप्लीकेशन तो पहले फाइल की थी ना, तो वहां से 60 दिन के अंदर अंदर डिपार्टमेंट को रिफंड देना पड़ेगा, नहीं तो डिपार्टमेंट 6% पर एनम इंटरेस्ट पे करेगा, और अपील वाले केस में 9% पे करेगा। बच्चा कह रहे सर इसमें तो फिर एसएससी के फेवर की बात है। यस, ये लो जो बना हुआ है एसएससी के फेवर के अंदर बना हुआ है। गवर्नमेंट कह रही है हम नहीं चाहते डिपार्टमेंट आपको परेशान करे। भाई जब से आपने एप्लीकेशन डाली होगी स्टार्टिंग से, वहां से विद इन 60 डेज डिपार्टमेंट आपको रिफंड देगा, नहीं देगा तो 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट भी साथ में देगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपकी निकल के आ रही नहीं, ये प्रोसीजर है। एक बार इसको अगर फोटो क्लिक करनी है, जो नॉर्मल बच्चे फोटो क्लिक कर सकते हैं जी, वैसे आपको दिख तो कुछ नहीं रहा होगा, बट अगर आप फोटो क्लिक कर लोगे, अगर जूम करके देखोगे तो मे बी आपको थोड़ा बहुत दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो एक बार मैं यहां पे रोक दिया मैंने, उसके बाद देखो फिर आगे हो जी, लो जी एक बार मैंने यहां पे रोक दी है। ठीक है, आगे बढ़ सकती है पक्का पक्का।
हेलो 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 हेलो। हाँ जी चलो ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जी अब एक बार वापिस आओ जी। अब ये बातें कंप्लीट होने के बाद अगले पॉइंट पे आओ जी। अब ये है रेलिवेंट डेट ना, देखो यहाँ पे ना दो जो रेलिवेंट डेट होती है वो रेलिवेंट डेट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि सी और एयर वाले केस में जब आप वहां पे जब इंडिया छोड़ के रहोगे वहां से 2 साल हो गया, लैंड वाले केस में यहाँ पे कस्टम फ्रंटियर क्रॉस करोगे वहां से 2 साल हो गया। तो मतलब यहाँ पे और नॉर्मल केस में बस ये बात ध्यान रहे जब भी आपने पेमेंट की होगी वहां से 2 साल में आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, उसके बाद देखो ये अब प्रोसीजर एप्लीकेबल इन ऑल केसेस एक्सेप्ट 2 केस। मतलब कह रही जो ऊपर वाला इतना लंबा चौड़ा डायग्राम हमने किया है, मतलब ये जो हमने डायग्राम किया ये हर रिफंड को लेने का सेम प्रोसेस है। मतलब मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपको रिफंड लेना है तो रिफंड लेने का सेम प्रोसेस है 2 केस छोड़ के। मतलब 2 केस में गवर्नमेंट कह रही है तुम्हें प्रोसेस फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम डायरेक्टली रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। पहला केस कौन सा निकल के आ रहा है जी, एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स आईजीएसटी पेड क्लेम रिफंड अंडर कस्टम लॉ। मतलब अगर आपने एक्सपोर्टर हो, आप एक्सपोर्ट पे आईजीएसटी पे कर रहे हो, उसका रिफंड आप कस्टम में क्लेम कर लेना जी, यहाँ पे क्लेम मत करना। और फिर गवर्नमेंट कह रहे हैं रिफंड ऑफ ई कैश लेजर, ये तो आपका मैंने पहले भी कहा था, ई कैश लेजर वाले केस में कोई 2 साल की लिमिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ई कैश लेजर का रिफंड जो है ना वो नॉर्मली आप जब भी अगली महीने की रिटर्न फाइल करोगे उसमें भी आप क्लेम कर सकते हो। मतलब सिंपल से पता है गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम कहां पे है, अगर आपका अनयूटिलाइज आईटीसी अगर उसका रिफंड क्लेम करना है, बट अगर तुम्हारा रिफंड कैश लेजर का है तो कोई 2 साल की लिमिट नहीं है, ये सारे प्रोसेस फॉलो नहीं करने। भाई सिंपल से बात है जब भी तुम रिटर्न फाइल करोगे अगली रिटर्न में तुम उसका रिफंड क्लेम कर लेना, हमें बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो आपने जो भी लंबे चौड़े प्रोसीजर किए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे 2 साल की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। तो 2 साल की लिमिट ना तो इस केस में एप्लीकेबल होगी और ना ही इस केस में एप्लीकेबल होगी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। डन है जी, पक्का पक्का। अब आगे आओ जी, अगला क्वेश्चन जी, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल सी बात है भाई 60 दिन तक तो कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, 60 दिन के बाद आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट से, 2 मिनट लगाओ। देखो रिफ्यूजी लिमिटेड एक्सपोर्टेड सर्विस वैल्यू एट द $1 1 लाख, सप्लाई ऑफ सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन 15th November 18, पेमेंट फॉर सर्विस वाज रिसीव ऑन 30th December 2020। ओके, रिफंड क्लेम वाज फाइल्ड बाय विजी लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट, और इनपुट सर्विस जो है वो 6 लाख रुपए का रिफंड आपने एप्लीकेशन डाली है 31 जनवरी 2021 को। मतलब आपने जीएसटी आरएफडी 01, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपने जो जीएसटी आरएफडी 01 है ये आपने फाइल कब की है, ये आपने फाइल किया 31 जनवरी 21। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब अगर आपने हेलो सीधे होके बैठो यार, मतलब आप क्या चाहते हो कि मैं आपको बीच में डांटता रहूं? नहीं, मैं आपको बीच में डांटता रहूं? आप चाहते हो मतलब आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हो, अब देखो अब सीएस बनने वाले हो सर, कुछ ही घंटे में सीएस बनने वाले हो सर, वो माहौल बनाओ सीएस बनने का, वो माहौल बनाओ कि हम सीएस बनने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सीधे होके बैठा करो, बिल्कुल एकदम अटेंशन, यस चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इतना देखो ध्यान से मुझे फटाफट से बोलना जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ही निकल के आ रहा है कि यहां पे अब 31 जनवरी को उसने रिफंड की एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब जब उसने रिफंड की एप्लीकेशन फाइल की जीएसटी आरएफडी 01, तो वहां से 60 दिन में आपका रिफंड निकलना चाहिए। तो अगर 31 जनवरी है तो फरवरी और मार्च, मतलब 31 मार्च तक रिफंड आना चाहिए, तो 1 अप्रैल से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इन्होंने रिफंड मुझे दिया कब है। कह रहे हैं द रिफंड वो सैंक्शन ऑन 25 अप्रैल। ओके जी, 25 अप्रैल को सैंक्शन हुआ, और रिफंड क्रेडिट जो हमारे बैंक में हुआ 30 अप्रैल। और आपको मैंने पहले भी कहा था 60 दिन का मतलब होता है कि हम रिफंड हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए, ना कि सैंक्शन की बात हो रही है। तनुषी क्या हो गया आपको? तनुषी, आंचल, प्रिया, आकांक्षा, उसके बाद ये नेहा, उसके बाद ये सामने एक बच्चा बैठा, क्या नाम है आपका? मनप्रीत, प्रीतम, अभिषेक, नवजोत, इतने सारे बच्चे सामने बैठे, क्या हो गया आपको? आंसर कौन देगा मुझे? मेरे से सारा बुलवाते रहोगे, ठीक है? बच्चे कह रहे सर आप बोलते हो ना बहुत अच्छे लगते हो, बोलते हो ऐसा लग रहा है आज मैं का जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता दर्शन पाएंगे, शेर पे सवार होके आ रहा शेरा वाली, भगता दी प्यास से बुझा रहा शेरा वाली, जगराता करने के लिए आए ना हम यहाँ तो है। फटाफट से मुझे आंसर दो। याद करो मैंने क्लास में भी कहा था 60 दिन की बात होती है, 60 दिन में रिफंड हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए, ना कि सैंक्शन की बात हो रही है। तो देखो सैंक्शन किया 25 तारीख को, क्रेडिट कब हुआ 30 अप्रैल को, तो भाई साहब इसने 29 दिन का डिले कर दिया सर। 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल मतलब 29 डेज का डिले कर दिया। 29 डेज का इंटरेस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। हाँ जिस दिन आपका रिफंड
क्रेडिट हुआ उस दिन का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मैं दोबारा बोलूं, जिस दिन आपका रिफंड क्रेडिट हुआ उस दिन का रिफंड नहीं मिलेगा, उससे पहले तक का मिलेगा। तो एक बार चेक करते हैं, देखो जी। तो देखो जी 1 अप्रैल से रिफंड में इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगी, 60 दिन यहाँ पे खत्म हो गए। 30 अप्रैल तो 29 डेज। अब ये देखो 6 लाख रुपए है, 6% है, 29 डेज का निकाल लो, इतने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बस ये बात बताओ इसके अंदर है क्या। अब अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 3 नंबर का बन जाए, जो कोई बड़ी बात नहीं है, बन सकता है, तो इसमें मुश्किल क्या है जी? इसमें मुश्किल क्या है? अब प्रॉब्लम क्या, बच्चा कह रहे सर समझ ही नहीं आता, रिफंड का चैप्टर में संपल ही नहीं पड़ता। सर अगर क्वेश्चन फॉर्म के अंदर पढ़ोगे ना, अगर क्वेश्चन फॉर्म के अंदर पढ़ोगे, मतलब ही पैदा नहीं होता कि आप कभी एग्जाम में गलती कर दो जी। मेन है क्वेश्चन फॉर्म के अंदर पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी अगले पॉइंट पे आओ जी। अगला देखो जी, अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5। देखो जी क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन ई कैश लेजर टू बी क्लेम। और मुझे फटाफट से बोल देना, अगर आपका ई कैश लेजर के अंदर बैलेंस एक्सेस बचा है, उस केस में आप रिफंड कैसे क्लेम करोगे जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर आपका ई कैश लेजर के अंदर एक्सेस बैलेंस बचा है, तो उस केस में आप रिफंड कैसे क्लेम करोगे? सोच के बोलना, क्या वो 2 साल की लिमिट होगी? क्या वो जीएसटी RFD 01 होगा? क्या वो एक्नॉलेजमेंट की बातें होंगी? क्या वो जीएसटी RFD 06 होगा? क्या वो प्रोविजन असेसमेंट की बातें होंगी? आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो। अगर आपका ई कैश लेजर में रिफंड बनता है तो कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना। जब तुम रिटर्न फाइल करोगे, रिटर्न के थ्रू ही तुम रिफंड क्लेम कर लोगे, ये बात ध्यान देना चाहिए। तो देखो जी, एक्सेस बैलेंस इन ई कैश लेजर आफ्टर मेकिंग गुड ऑल लाइबिलिटीज, अपनी सारी लाइबिलिटी का भुगतान करो, वुड बी अवेलेबल एज रिफंड टू द रजिस्टर्ड पर्सन। 49(6) इनेबल ग्रांट ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन ई कैश लेजर, सच रिफंड कैन बी क्लेम थ्रू रिटर्न। मतलब आप ये रिफंड रिटर्न के थ्रू क्लेम कर सकते हो, बस ये बात ध्यान देना चाहिए भाई। आप जो ये रिफंड है रिटर्न के थ्रू क्लेम कर सकते हो, ये बात ध्यान देना चाहिए। मेरी बातें पल्ले पड़ती हैं? पक्का पक्का? यस सर। उसके बाद देखो जी, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन ई कैश लेजर कैन बी क्लेम एनी टाइम, देयर इज नो टाइम लिमिट ऑफ 2 ईयर, द लॉ इनेबल मेकिंग द क्लेम इवन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न। वही बात मैंने बोली है कि इसमें कोई 2 साल की लिमिट नहीं होती। जब तुम मंथली रिटर्न फाइल करोगे उस टाइम भी तुम ई कैश लेजर का रिफंड क्लेम कर सकते हो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे रही, सोनू मेरी बात सुन रहे हो? बच्चा कह रहा है आप मुझे क्यों कह रहे हो? क्योंकि मुझे पता है आप यहां पर बस ऐसे देख रहे हो कि हाँ सर ये बात तुम्हें को याद हो गई, ऐसे नहीं देखना। मुझे फटाफट से बोलो, कैश लेजर का रिफंड क्लेम करने की कोई 2 साल की लिमिट नहीं होती, या मैं क्रेडिट लेजर की बात कर रहा हूं? मैं कैश लेजर की बात कर रहा हूं। मतलब अगर आपको क्रेडिट लेजर का रिफंड क्लेम करना है, फिर तो वही सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो जी अगला पॉइंट का निकल के आ रहा है, अगला पॉइंट निकल के आ रहा है, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू रिफंड ऑफ द एडवांस टैक्स डिपोजिट बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एट द टाइम ऑफ सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 27 ऑफ सीजीएसटी। भाई सिंपल सी बात है, याद करो सर, जब हमने चैप्टर के अंदर रजिस्ट्रेशन का जी, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के अंदर मैंने साफ साफ कहा था कि जो भी आपके कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, याद आ रहा कुछ आपको? थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। जब हमने चैप्टर के अंदर रजिस्ट्रेशन का कि जो भी आपके कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ना एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है। अब सोच के बोला, अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो एडवांस टैक्स जमा कराएंगे। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जब वो अपनी लाइबिलिटी का सारा भुगतान कर देंगे ना, मतलब सब कुछ कर देंगे, तो वो क्या क्लेम कर सकते हैं? जो उन्होंने एडवांस टैक्स जमा करवाया था, अगर वो एक्सेस बचा है तो उसका भी वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो देखो नहीं यहाँ पे, the amount of advance tax deposited by casual taxable person at the time of seeking registration only when such person has in respect of the entire period of which the certificate of registration granted to him had remained in force furnish all the return। मतलब आपने सारे रिटर्न भर दी हो, मतलब आपने कोई भी कंप्लायंस में डिफॉल्ट ना किया हो, उस केस में आप रिफंड क्लेम कर पाओगे, नहीं तो आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाओगे। ये बात क्लियर है जी? उसके बाद देखो जी, फिर अगला क्वेश्चन अब निकल के आ रहा है, ये सबसे मेन क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर। ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जी, इसमें से बनता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जी। एक तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा आराम से कराऊंगा, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या था कि ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपका रिफंड बन सकता है। तो एक तो वो क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, दोनों ही अलग लेवल के इंपॉर्टेंट है जी, और एग्जाम में पूरे बनने के चांस है। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना,
वो कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर। मतलब गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि जो भी आपका ई क्रेडिट लेजर के अंदर एक्सेस बैलेंस होगा उसका रिफंड क्लेम करने का प्रोसेस क्या है। मतलब क्या तुम सारा क्लेम करोगे, क्या तुम प्रोपोर्शनेट क्लेम करोगे। सर एक बात मैं सोच के बताना, एक बात सोच के बताऊं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मान लो ये ई क्रेडिट लेजर है। अब ई क्रेडिट लेजर में ना 3 लाख रुपए का बैलेंस मेरा बचा हुआ है, तो क्या मैं 3 के 3 लाख रुपए का रिफंड क्लेम करूंगा। गवर्नमेंट कहती नहीं। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक कि जो ई क्रेडिट लेजर है उसमें 3 लाख रुपए का अनयूटिलाइज बैलेंस है, तो उसमें से जीरो रेटेड सप्लाई वाले का कितना है वो निकाल पहले। नहीं यार ये बात पड़ रही पल्ले। सर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही विवेक, तेरे क्रेडिट लेजर के अंदर 4 लाख रुपए का बैलेंस है, 3 लाख रुपए का बैलेंस है, तो उन सबका रिफंड क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि वो 4 लाख रुपए का बैलेंस तो पूरी टर्नओवर पर है, पूरी टर्नओवर पर है। तो उसमें से जीरो रेटेड सप्लाई की टर्नओवर कितनी होगी उसका जो प्रोपोर्शनेट बनता होगा उसका तो रिफंड क्लेम करेगा, बाकी का क्लेम नहीं करेगा। अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से करेंगे, बट अभी थोड़ा दिमाग में लेके चलना कि क्रेडिट लेजर के मतलब जो हमारा क्रेडिट लेजर होगा उसमें जितना भी अनयूटिलाइज बैलेंस होगा, ऐसा नहीं है कि सारा आप रिफंड क्लेम कर लोगे। तो जो जीरो रेटेड सप्लाई से लिंक करता होगा उसका रिफंड क्लेम कर पाओगे, नहीं तो तुम रिफंड क्लेम नहीं कर पाओगे। बस ये बात ध्यान दो जी। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, एक बार ध्यान से पढ़ना। फॉर्मूला जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा याद कर लेना जी, जिन्होंने पढ़ा है समझ लेना, जिन्होंने पढ़ा है समझ में नहीं आ रहा तो याद कर लेना रीजनिंग, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो फ्री के नंबर होंगे, फ्री के नंबर होंगे, फ्री के। आप गलती मत करके आना जी, मैं सही बता रहा हूं सर। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। बट प्रॉब्लम क्या है, या तो बच्चे ने पढ़ा नहीं होता या समझ में नहीं आता। एक बार तो देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा हुआ, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी सेक्शन 54(3). देखो क्या लिखा है। अब आपको अगर रिफंड क्लेम करना है जीरो रेटेड सप्लाई का या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड टैक्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड टैक्स मींस क्या हो गया जी, आपने पहले ज्यादा टैक्स पे किया, अब कम टैक्स है, तो आपने पहले ज्यादा पे किया उसका आप क्या क्लेम कर लोगे, रिफंड क्लेम कर लोगे जी। और जीरो रेटेड मींस एक्सपोर्ट वाले केस हो गए या एसईजेड वाले केस हो गए, उसमें क्या क्लेम करोगे, रिफंड क्लेम करोगे। अब देखो जी, मैक्सिमम जो आपको रिफंड मिलेगा एज पर रूल नंबर 89(4) के फॉर्मूला के बेस पे मिलेगा जी। और जो इनवाइटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, एक बार दोबारा बता रहा हूं सर, कई बच्चे ऐसे सिर पकड़ के बैठे हैं, सिर मसल रहे, कह रहे भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, कह रहे समझ में कुछ ना रहा है, चल के रहा। तो इधर सुनो ध्यान से भी क्या चल रहा है। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मींस क्या होगा, मैंने क्या बोला, इनवर्ड सप्लाई पर ज्यादा टैक्स है, आउटवर्ड सप्लाई पर कम था, तो जो आपने ज्यादा पे किया उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो 89(5) के अंदर निकलेगा जी। तो पहली बात तो ये समझो, 89(4) जो है वो जीरो रेटेड सप्लाई की बात करेगा और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो 89(5) बात करेगा आपके इस बात की जी। ठीक है, अब यहां पे देखना जी, एग्जाम सप्लाई इसका तो अमाउंट रिफंड हो जाता है, इसका अमाउंट रिफंड नहीं होता। और देखो आपको मैंने पहले बताया था, जीरो रेटेड सप्लाई वाले केस में प्रोविजनल रिफंड आपको मिलता है, इस केस में कोई प्रोविजनल रिफंड की बात नहीं होती। अब मेन मुद्दा जो निकल के आ रहा है, ITC refund shall be registered to the only that ITC which is reflected in his GSTR A, that is supply in respect of which vendor has uploaded in GSTR 1। इसको मैं जितना इंपोर्टेंट मार्क करूं, जितना भी इंपोर्टेंट मार्क करूं उतना कम है जी। मैं इस पैराग्राफ को सीधो के बैठोगे तो समझ में आएगा जी। मैं दोबारा कह रहा हूं, सीधो के बैठोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, फिर ऊपर से जाएगा, सारा कुछ ऊपर से जाएगा जी। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब ये पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बार पढ़ना क्या लिखा हुआ जी। वैसे मैंने पढ़ने को बोला है, आप मेरी तरफ देख रहे हो, अगर आप इतने में पढ़ लेते ना आपको समझ आता है पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा याद करवाऊं जी। एक बात में सोच के बताओ, आपने कोई आईटीसी वाला चैप्टर किया था, आईटीसी वाला किया था आपने, आईटीसी वाला चैप्टर, उसमें आपने एक रूल नंबर 36(4) किया था आपने 36(4). उसमें क्या किया था कि जितने इनवॉइस अपलोड हो चुके हैं उसका तो 100% आईटीसी,
और जितने इनवॉइस अपलोड नहीं हुए उसका 5% तक और क्लेम कर लोगे, मतलब 105 तक क्लेम कर लोगे। अब मान लो आपके क्रेडिट लेजर में 105% बचा हुआ है, भाई 105 कैसे? एज पर रूल नंबर 36(4), भाई जो इनवॉइस अपलोड किए उसका 100 और जो अपलोड नहीं किए उसका भी 5%। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही विवेक कि आईटीसी का चैप्टर कहता होगा कि तुम आईटीसी क्लेम कर लो 105%। आईटीसी का चैप्टर कहता होगा तुम आईटीसी क्लेम कर लो 105%, बट जब तुम्हारे रिफंड क्लेम करने की बात आएगी तो रिफंड तुम्हें 100% ही मिलेगा। वो 5% वाली रेशो रिफंड वाले चैप्टर में एप्लीकेबल नहीं होगी। अच्छा, एक बार दोबारा पढ़ो। ITC refund shall be restricted to only that ITC which is reflected in his GSTR 2A, that is supply in respect of which vendor has uploaded in GSTR 1। मतलब जो इनवॉइस आपने GSTR 1 में अपलोड किए होंगे उतने का ही ITC क्लेम कर पाओगे, उससे ऊपर का ITC क्लेम नहीं कर पाओगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी, ठीक है। अब देखो एक बार यहां पे, अब ये फॉर्मूला देखना जी, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको एज इट इज फॉर्मूला याद करना है। अगर एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है आपको पहले फॉर्मूला लिख के आना पड़ेगा, उसके बाद आप आंसर दोगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा बनेगा मैं आपको प्रैक्टिस पे क्वेश्चन की करवा दूंगा जी, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन दिखा भी दूंगा कि एग्जाम के अंदर कैसा क्वेश्चन बन सकता है, बट एक बार पहले देख लो कि फॉर्मूला है क्या। पहले तो 89(4) का लगेगा कब जी, जल्दी बोलो। 89(4) जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी कब होगी जी? 89(4) की एप्लीकेबिलिटी कब होगी, मेरे को ये क्लियर करो जी। आधे बच्चे तो बस भाग रहे हैं, कह रहे भाई निकल ले यहां से, कह रहे हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, और जब पल्ले ही नहीं पड़ रहा फिर समझने का फायदा ही क्या, चाहे 89(4) हो चाहे 89(5) हो जी। एक बात मुझे बताओ सर, 89(4) भी मैंने कहा कि 89(4) एप्लीकेबल कब होगा? अगर 0 रेटेड सप्लाई का रिफंड मुझे क्लेम करना होगा उस केस में 89(4) लगेगा, और अगर मेरा केस इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला है उस केस में 89(5) लगेगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरा आईटीसी अनयूटिलाइज है और वो 0 रेटेड सप्लाई की वजह से है, उस केस में रिफंड कैसे मिलेगा? देखो जी, तो मैक्सिमम रिफंड क्या कितना मिलेगा जी, उसका एक फॉर्मूला गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है जी। तो एक बार आप देख लो जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या है। गवर्नमेंट कह रही है नेट आईटीसी, पहले तो आप निकालो नेट आईटीसी। नेट आईटीसी किसका? ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विस अवेल्ड, मतलब नेट आईटीसी अवेल्ड, ब्रैकेट में क्या लिखा है? इनपुट और इनपुट सर्विस ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब आपने इस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में नेट आईटीसी कितना क्लेम किया जी। अब ये नेट आईटीसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कह रही है जो तुम्हारा टोटल आईटीसी बनता होगा उसमें रूल नंबर 89(4)A और 89(4)B का जो भी तुम्हारा आईटीसी है उसको तुम्हें हटाना पड़ेगा। अब ये 89(4)A और 4B जो है ना, ये लगा लो इनका रिफंड का तरीका अलग होता है जी। 89(4)A और 4B के रिफंड क्लेम करने का तरीका अलग होता है, तो इसको हमें यहां मर्ज नहीं करना। सिंपल सी बात इतनी समझो कि जब मेरा टोटल आईटीसी हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसमें से अगर कोई आईटीसी 89(4)A और 4B का भी दिया हो उसको आप माइनस कर दो, उसको माइनस कर दो। देखो जी, टोटल में से रूल 89(4)A 4B माइनस कर दिया, ये निकल क्या गया? नेट आईटीसी। अब नेट आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देखो मैंने क्या लिखा हुआ सर, जिस टाइम का रिफंड लेना है उस मंथ में कितना क्रेडिट अवेल्ड किया, इसका मतलब ये है जी। मतलब गवर्नमेंट कह रहे जिस मंथ का तुम रिफंड लेने की बात कर रहे हो, मैं दोबारा कह रहा हूं, जिस मंथ का तुम रिफंड लेने की बात कर रहे हो या जिस टाइम का तुम रिफंड लेने की बात कर रहे हो, उतने टाइम उस मंथ में तुमने टोटल कितना आईटीसी लिया था, उसमें से 89(4)A 4B कितना है वो हटा के बैलेंस तुम यहां पे लिख लो जी। फिर मल्टीप्लाई करो टर्नओवर ऑफ 0 रेटेड सप्लाई या टर्नओवर ऑफ 0 रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब गुड्स और सर्विस की, और डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग रेलिवेंट ईयर। अब यहाँ पे एडजस्टेड का मतलब क्या है जी? जो आपकी टोटल टर्नओवर होगी उसमें से 89(4)A 4B यहां से ही बाहर निकालना है, और जो एग्जम्प्टेड सप्लाई है वो भी तुम यहाँ पे कंसीडर नहीं करोगे। अब ये तो है 89(4)A। 89(5) का फॉर्मूला भी डिट्टो सेम है जी। 89(5) का फॉर्मूला भी डिट्टो सेम है।
फर्क बस ये है, एक बात मुझे बताना जी, जीरो रेटेड सप्लाई में मैंने आगे कोई भी टैक्स पे नहीं किया होगा जी। ओके बच्चे लगे हुए हैं सर, एक बार फिर सर प्लीज, एक बार फिर सर, ये तो हमने किया ही नहीं है सर, ये तो सर प्लीज हमें समझ ही नहीं आता सर, सर एक बार प्लीज दोबारा से बता दो ना मेरे बच्चे, मेरे नोन, मेरे शोन, मेरे भिंडी, मेरे अदरक, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चे। अभी बताऊंगा, पहले एक बार पढ़ लो, पहले एक बार देख लो, पहले मेरी बातें सुनने की कोशिश करो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। भाई 89(4) एप्लीकेबल कब होगा? अगर कोई जीरो रेटेड सप्लाई होगी उस केस में 89(4) लगेगा जी। 89(5) कब लगेगा? अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होगा उस केस में 89(5) लगेगा। अब गवर्नमेंट कह रही है भाई जीरो रेटेड सप्लाई में आगे तो कोई टैक्स होता नहीं, और जो तुमने पहले टैक्स पे किया होगा उसका तुम रिफंड क्लेम करोगे। कितना क्लेम करोगे? एज पर 89(4) क्लेम करोगे। 89(5) दैट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या इस केस में आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी होगा नहीं होगा? यस होगा, बट कम होगा। इनवर्ट सप्लाई पे जीएसटी होगा नहीं होगा? होगा, ज्यादा होगा। अब जो बैलेंस होगा उसी का तो रिफंड क्लेम करोगे। तो गवर्नमेंट कह रही विवेक भाई जो तेरे रिफंड का अमाउंट निकल के आएगा ना उसमें से वो तुम माइनस कर दियो जो तू पे कर चुका है। भाई आगे आउटवर्ड सप्लाई पर तूने कुछ तो पे किया होगा ना भाई। पीछे तेरा 12 है, आगे तेरा 5 है, तो क्या तू 12 का रिफंड क्लेम करेगा? नालायकों मेरे को ये बताओ, अगर इनवर्ट सप्लाई पर 12% मैंने जीएसटी दिया, आउटवर्ड सप्लाई पर 5% है, तो मुझे रिफंड कितने का मिलेगा? 7% का ना, 12 का तो नहीं मिलेगा। बट जो ये कैलकुलेशन है 12% का निकालेगी, ये तो निकालेगी रिफंड पूरा। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला उसमें से जो तूने आउटवर्ड सप्लाई पर ऑलरेडी पे कर दिया उसको तो माइनस कर दिया और बैलेंस रिफंड क्लेम कर लिया। देखो क्या लिखा है, जो आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स पे किया उसको माइनस कर देंगे और फिर बैलेंस हम रिफंड क्लेम करेंगे। ये बात ध्यान देना चाहिए बच्चा। कह रहे सर ना बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ा सर। ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा क्लैरिटी होगी क्वेश्चन कैसा बनेगा और हमें समझ में आएगा। आओ एक बार क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहना चाह रहा है पिंकू लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ सितंबर 2020। पहली बात तो मंथ कौन सा है? सितंबर 2020। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम ऑफ रिफंड 89(4) of the CGST rule number 17, compute the eligible claim under the said rule assuming that other conditions are fulfilled। ठीक है, पहला ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी कितना है? 5 लाख रुपए का। मतलब पहले का बैलेंस कितना है? 5 लाख रुपए का। अच्छी बात है। फिर आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड विच इंक्लूड द क्लेम फॉर रिफंड मेड 5 लाख एलिजिबल 89(4)(4)B। मतलब टोटल आईटीसी अवेल आपने किया कितने का? 25 लाख रुपए। उसमें 5 लाख रुपए 89(4)(4)B का है। तो कितना हो गया? हमें कितना लेना है यार? बोल दो यार, हमें कितना लेना है? 20 लाख रुपए लेके चल रहे हैं, तो 20 लाख रुपए का आपका नेट आईटीसी निकल के आ गया। भाई जिस मंथ का आपने रिफंड क्लेम करना है उस मंथ में गवर्नमेंट कह रही है आपने 25 लाख रुपए आईटी से अवेल किया, और 25 लाख में से क्या है जी? 89(4)(A) और 4B के जो है वो आपके 5 लाख रुपए हैं। तो उसको हटाने के बाद कितना बच गया जी? आपका 20 लाख का बच गया ना। उसके बाद देखो जी, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ध्यान से, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स विच इंक्लूड द सप्लाई 4A 4B, और ये आपका है जी 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए में 1 करोड़ रुपए शायद है। अब देखो 6 करोड़ रुपए की जीरो रेटेड सप्लाई है, उसमें 1 करोड़ रुपए का 89(4)(4)B है, तो वो हटा दो, कितने की बन गई? 5 करोड़ की बन गई। फिर वो कह रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स मेड अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई, ये अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई ये कितने की है? ये 3 करोड़ रुपए की है। तो 3 और 5 8 करोड़ रुपए की टोटल टर्नओवर बन गई जी। नहीं 3 और 5, हाँ ये 5 हो गया ना, देखो ये 5 हो गया और ये 3, 8 करोड़ रुपए की टोटल टर्नओवर हो गया। करना क्या सर बताओ? इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चे कहते हैं हमें पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। एक बात बताओ, नेट आईटीसी कितना आएगा जी? आपने इस मंथ में नेट आईटीसी कितना निकल के आ रहा है सर? आईटीसी अवेल्ड कितना किया? 25 लाख का। 5 लाख रुपए कौन से? 89(4)(A)(4B के, वो हटा दो, तो कितना आ गया? 20 लाख रुपए आ गया। तो 20 लाख रुपए तो ये आ गया। अभी 20 लाख रुपए टोटल टर्नओवर कितनी है? 8, और उसमें जीरो रेटेड वाली कितनी है? 5। तो आप निकाल लो कितना आएगा। मेरे ख्याल से 12, शायद 1250 आना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ देखो 1250 आना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, पहले तो वो देखो एडजस्टेड टर्नओवर कितनी निकल के आएगी? 6 और 3 9 में से 8 करोड़ रुपए आ गई। नेट आईटी से कितना आ गया? 25 - 5 20 लाख रुपए आ गया। तो 20 5 डिवाइड बाय 1250 रुपए मैक्सिमम आप इतना रिफंड क्लेम कर पाओगे। इससे ऊपर रिफंड क्लेम नहीं कर पाओगे। बताओ क्वेश्चन में है क्या? इससे गिरा हुआ क्वेश्चन और क्या होगा? एक बार दोबारा से अगर हो सके इस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करनी है, मैं फोटो भी क्लिक करवा दूंगा। आपके एग्जाम में डिट्टो सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत फिगर चेंज करेंगे, बाकी सारी बातें सेम होंगी। मुझे लगा माइक नीचे गिर गया।
हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है जी। चलो तो एक बार फटाफट से एक बार दोबारा देख लेते हैं जी। देखो जी, आप एक बार फटाफट से जी। अब यहाँ पे पहली बात तो जो हम ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कर रहे हैं, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल क्यों कर रहे हैं जी? क्योंकि हमें जीरो रेटेड सप्लाई का रिफंड क्लेम करना है। देखो दो चीजें होती हैं, अगर हमारे पास अनयूटिलाइज, अगर हमारे पास एक्सेस बैलेंस है क्रेडिट लेजर के अंदर, उसका रिफंड क्लेम करना है। अब अगर एक्सेस बैलेंस है क्रेडिट लेजर के अंदर, उसके दो केस होंगे, या तो जीरो रेटेड सप्लाई वाला केस होगा या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला होगा। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में 89.5 लगेगा और जीरो रेटेड वाले में 89.4 लगेगा। दोनों का फॉर्मूला सेम है, फर्क सिर्फ एक है कि 89.5 वाले में जो आपने टैक्स पे कर दिया होगा कुछ आपने, वो माइनस करना है और उसके अंदर माइनस नहीं करना। अब कितना रिफंड क्लेम करना है मैक्सिमम, तो 89.4 ने बोला जी मैं बताऊंगा। 89.4 ये बात कहना चाह रहा है कि भाई साहब जितना आपका मतलब जिस मंथ का भी आपने रिफंड क्लेम करना है, उस मंथ का नेट आईटीसी कितना बनता है वो निकाल लो। अब नेट आईटीसी कैसे निकालेंगे सोच के बताना जी। जितना भी तुम्हारा टोटल आईटीसी है उसमें से जो आईटीसी 89.4 है 4B का है वो तुम हटा दो, नेट आईटीसी आएगा। फिर मल्टीप्लाई करो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इनकी टर्नओवर, क्योंकि इसका रिफंड क्लेम करना है, और डिवाइड बाय एडजस्टेड टर्नओवर। एडजस्टेड टर्नओवर में दो चीजें नहीं आएंगी, एक तो 89.4 है 4B, और एक जो एग्जम्प्टेड सप्लाई अगर होगी उसको भी तुम हटा दोगे, उसके बाद बस तुम रिफंड क्लेम कर लोगे। ये फॉर्मूला आपके सामने है जी, ठीक है जी। देखो ये वही तो है, यहाँ पे नेट आईटीसी आ गया, टोटल टर्नओवर आ गया गुड्स और सर्विस की, एक्सेप्ट 89.4 है 4B, और नीचे आ गया एडजस्टेड टर्नओवर, उसके अंदर भी 89.4 है 4B हटा दिया और एग्जम्प्टेड टर्नओवर भी हटा दी। उसके बेस पे सेम 89.5 भी है, उसके बेस पे आपने इस तरह से इसका आंसर कर दिया जी। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? आ रही है कोई दिक्कत? अरे छोरो, अरे छोरो छोरियों, कोई दिक्कत आ रही है? सर हमें दिक्कत नहीं आ रही है। ओके जी, ठीक है जी। अगर दिक्कत आ रही है तो वीडियो को पीछे करके सुन लेना, अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो फिर मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना जी, ठीक है जी। चलो एक बार फटाफट से यार अपनी रिवीजन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हमारे पास कम बचा हुआ है। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ जी। बच्चा कह रहा है सर आपकी तबीयत खराब हो रही है। यार ये ठंड लग गई है और कुछ नहीं है। अब ठंड लग गई है तो अब ठंड लग गई है, क्या करें। तभी मैं कहता हूं आप अपनी सेहत का ध्यान रखना सर। ये बहुत मतलब ऐसे ही सीजन चल रहा है, क्योंकि होता क्या लगता है गर्मी है और फिर लग जाती है ठंड, और आपके तो एग्जाम है सर। देखो मेरे को तो यहाँ बैठ के बोलना है, वो बात अलग है, सांस में दिक्कत आती है क्योंकि अगर कफ कोल्ड हो, बट फिर भी आपको तो एग्जाम देने हैं। तो अगर आपकी हेल्थ में दिक्कत आ गई तो बहुत दिक्कत आएगी जी, ठीक है जी। मेरी हेल्थ में दिक्कत मैं बर्दाश्त कर सकता हूं जी, आपकी हेल्थ में दिक्कत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जी, क्योंकि मुझे वो नहीं है। मुझे ये चाहिए कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहो और बढ़िया तरीके से एग्जाम देके आओ, बिल्कुल फ्री माइंड से एग्जाम देके आओ जी, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक्सप्लेन द केसेस वेयर द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एंट्रीचमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। अब बच्चों को ना ये मतलब ही नहीं पता, कई बच्चों को मतलब ही नहीं पता कि सर डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एंट्रीचमेंट इज नॉट एलिमेंट, इसका मतलब क्या होता है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एंट्रीचमेंट का मतलब ये होता है कि रिफंड जो है ना वो सही पर्सन के हाथ में जाना चाहिए। सर एक बात में सोच के बताओ, अब गवर्नमेंट को ना ये डर रहता है कि यार हमें ना ये डर है कि ऐसा ना हो कि रिफंड किसी गलत के हाथ में चला जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि सारा रिफंड जो है ना वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल देती है। आपने शायद रिफंड के चैप्टर में सुना होगा कि रिफंड का पैसा कहां जाता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। वो क्यों जाता है, ताकि गवर्नमेंट को ना डर है, गवर्नमेंट को डर है कि है रिफंड का पैसा हमारा गलत ना चला जाए। भाई रिफंड हमारा गलत, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डालती है। बट ऐसा नहीं है कि हर केस में कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ही जाएगा। तो गवर्नमेंट वही कहना चाह रही है कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे अनजस्ट एंट्रीचमेंट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर नहीं जाएगा, जो डायरेक्टली एप्लीकेंट होंगे उनके पास जाएगा जी। तो आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कुछ केसेस लिखो जिसमें अनजस्ट एंट्रीचमेंट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते, तो वो क्वेश्चन ये वाला होगा जी। देखो जी एक बार 54.5 और 54.60 सॉरी 54.8 54.5 54.8 देखो क्या कह रहे हैं, रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और रिफंड ऑफ आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट सर्विस यूज इन मेकिंग सच एक्सपोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट सिंपल सी बात है, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, एक्सपोर्ट वाले केस में पैसा आपको ही रिफंड मिलेगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा। आगे देखो जी, आईटीसी रिफंड इन केस ऑफ सप्लाई टू एसेट, वही बात निकल के आ गई। जीरो, सिंपल सी बात ध्यान दो, जीरो रेटेड सप्लाई वाले केस में
इट मींस अगर कोई सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई में कवर होती है, उसका रिफंड जो है वो रिफंड आपको ही मिलेगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो जी, अगर कोई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मींस क्या हो गया, वही आपने अपने परचेज पर ज्यादा टैक्स पे किया, सेल पर कम टैक्स पे किया, तो आपके आईटीसी में जो भी अनयूटिलाइज बैलेंस बचा है उसका रिफंड आप ही क्लेम करोगे, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा। उसके बाद रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाई विच इज नॉट प्रोवाइडेड होली और पार्टली, मतलब सिंपल सी बात है, मैंने आपसे पैसा लिया, अगले बैच के पैसे लिए, उसका जीएसटी में गवर्नमेंट को देकर आ गया, बाद में मैंने बैच ही प्रोवाइड नहीं किया, तो अगर मैंने एडवांस टैक्स पे कर दिया और बाद के अंदर मैंने बैच ही प्रोवाइड नहीं किया, बस ये बात याद देना कि आपने ना उसका इनवॉइस ना इशू किया, क्योंकि सर अगर आपने उसका इनवॉइस इशू कर दिया फिर तो आपने बर्डन पास ऑन कर दिया ना। भाई सिंपल सी बात है, आपने मेरे से कहा अगले बैच की बुकिंग कर लो, मैंने कहा ये ना नकली रिसीप्ट पे लिख के दे रहा हूं कि आपका पैसा आ गया है, असली इनवॉइस बाद में काट दूंगा, तो अगर असली इनवॉइस बाद में काट दूंगा तो इट मींस उस केस में रिफंड मैं क्लेम कर लूंगा अगर मैंने बाद में बैच नहीं दिया। बट हाँ, अगर मैंने अभी असली इनवॉइस ही काट दिया तो फिर तो मैंने बर्डन किस पे पास ऑन कर दिया, आप पे, उस केस में फिर मुझे रिफंड नहीं मिलेगा। फिर गवर्नमेंट करिए भाई साहब फिर पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर रहेगा, या फिर वो पर्सन जब रिफंड क्लेम करेगा वो क्लेम करेगा, तुम क्लेम नहीं करोगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाई विच इज नॉट प्रोवाइडेड होली और पार्टली फॉर, देखो क्या लिखा है, विच इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड वेयर रिफंड वाउचर हैज बीन इशूड। उसके बाद रिफंड ऑफ टैक्स रोंगली पेड, रोंगली पेड मतलब इंट्रा को इंटर मान लिया, इंटर को इंट्रा मान लिया, उस केस में भी आप रिफंड क्लेम करोगे। और अदर नोटिफाइड, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो मतलब 5 केस ऐसे हैं, मैं दोबारा कह रहा हूं, पांचों के केस याद कर लो दोबारा से। 5 में 2 केस तो है जीरो रेटेड सप्लाई वाले, देखो कैसे याद करने हैं, 5 में 2 केस कौन से हैं, जीरो रेटेड सप्लाई वाले। तीसरा केस कौन सा है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। चौथा केस कौन सा निकल के आ रहा है कि अगर आपने टैक्स पे किया और बाद में कोई भी सप्लाई नहीं की। और 5वां केस निकल के आ रहा है कि भैया अगर आपका रोंगली पेड है उस केस में और बाकी अदर नोटिफाइड है, तो इन 5 केस में पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड की बजाय डायरेक्टली तुम्हें मिलेगा। इट मींस इसमें अनजस्ट एट्रीचमेंट वाले प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे जी। ये बात क्लियर है, पक्का पक्का, आगे आओ जी। अगला है, will disbursement of sanction refund of both CGST and SGST be paid by same authority? ये तो आंसर यस है, अभी मैंने आपको बताया भी तो था, जब हम प्रोसीजर कर रहे थे तो मैंने क्या कहा था कि सीजीएसटी का रिफंड सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, एसजीएसटी का रिफंड स्टेट गवर्नमेंट देगी, तो क्या दोनों गवर्नमेंट अलग अलग रिफंड देंगे या एक ही गवर्नमेंट देगी? सर एक ही गवर्नमेंट देगी। इट मींस आज अगर हमें सीजीएसटी का रिफंड क्लेम करना है, आज अगर हमें आईजीएसटी का रिफंड क्लेम करना है, एसजीएसटी का करना है, तो एक ही गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन डालेंगे और जहां एप्लीकेशन डालेंगे वही गवर्नमेंट सारे काम करेगी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो देख लो जी एक बार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यस द रिफंड एप्लीकेशन फॉर वेरियस टैक्सेस, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द टैक्स अथॉरिटी टू whom the taxpayer has been assigned and shall be processed and sanctioned under all taxes would be issued in the said authority। मतलब फाइनेंस एक्ट 19 में अमेंडमेंट आई थी, प्रोवाइड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिबर्स एंटायर अमाउंट ऑफ रिफंड सैंक्शन सेंट्रल टैक्स और एज वेल एज स्टेट टैक्स और वाइस वर्सा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों रिफंड कर सकती है, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट जो अगर आप उनके पास गए हो तो वो भी दोनों रिफंड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। कोई दिक्कत तो ना आ रही छोरो, आगे बढ़ सके, पक्का पक्का है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, जबरदस्त। अब देखो जी, व्हाट आर द अमाउंट दैट आर टू बी क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे कौन सा अमाउंट है जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर रहेगा। देखो इन केस में ए बी सी, कौन से अमाउंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर जाएंगे, ये वाले केस जाएंगे कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि इसका पैसा आप यूज कैसे कर सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। और आपको मैंने क्या कहा था, टोटल 11 क्वेश्चन है सर, ये 11 क्वेश्चन से ही बता रहा हूं, अगर ये 11 क्वेश्चन आपने शिद्दत से कर लिए ना, रिफंड में क्वेश्चन इसके अलावा कहीं से बन ही नहीं सकता। सारे पॉइंट कवर हो गए, सारे के सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं जी, आप अपने दिमाग में सोच लेना, सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं जी। अब देखो जी यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है, देखो पहले तो व्हाट आर द अमाउंट दैट आर टू बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। देखो ये सेक्शन 57 ऑफ सीजीएसटी रेड विद रूल नंबर 97 स्टिपुलेट दैट द गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट ए फंड टू बी कॉल्ड कंज्यूमर वेलफेयर फंड एंड देयर शैल बी क्रेडिट टू द फंड। अब उसमें पहला कह रही है कि अमाउंट टू बी रिफंड डिटरमाइंड बाय एन ऑर्डर पास 54(5), मतलब 54(5) में अगर कोई रिफंड ऑर्डर पास हुआ होगा तो सारा पैसा कहां जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर जाएगा। एनी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ द अमाउंट क्रेडिट, मतलब जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा है उस पे आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, उस इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम भी कहां जाएगी, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगी। और सच अदर मनी रिसीव बाय इट, मतलब अगर कोई और मनी है जो आपने रिसीव की है और वो कोई लेने नहीं आया तो सारा पैसा कहां जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर जाएगा।
अब कह रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं इन व्हाट मैनर अमाउंट क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड बी यूटिलाइज। आप इसको यूज कैसे करोगे? तो एज पर सेक्शन 58 ऑफ सीजीएसटी फंड क्रेडिट टू द फंड शैल बी यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर। ऑब्वियस सी बात है, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन हैज बीन प्रिस्क्राइब इन रूल नंबर 97। अब देखो रूल नंबर 97 क्या कहता है? रूल नंबर 97 कहता है सीजीएसटी का, प्रोवाइड दैट गवर्नमेंट शैल बाय एन ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट ए स्टैंडिंग कमेटी। वो क्या करेंगे? एक कमेटी बनाएगी, उस कमेटी को बनाने के बाद फिर वो डिस्कस करेंगे कि इसके पैसे को हमें कंज्यूमर के वेलफेयर में कैसे लगाना है। तो देखो जी, हु शैल मेक एन रिकमेंडेशन ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी क्रेडिट इन कंज्यूमर वेलफेयर फंड। अब वो कहना है क्या क्या रिकमेंडेशन दी है? फॉर मेकिंग अवेलेबल ग्रांट टू एनी एप्लीकेंट। किसी एप्लीकेंट को अगर ग्रांट देनी है तो आप उसको दे सकते हो। फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी अवेलेबल इन द फंड, इन्वेस्टमेंट के लिए जी। फॉर मेकिंग अवेलेबल ग्रांट फॉर रिइंबर्सिंग लीगल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय कंप्लेंटेंट, अगर कोई लीगल खर्चे हुए हैं उसको रिफंड करने के लिए। फॉर मेकिंग अवेलेबल ग्रांट ऑफ एनी अदर पर्पस बाय सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल। मतलब सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि हम सारा पैसा जो होगा वो कंज्यूमर के वेलफेयर में ही एप्लीकेबल करेंगे, उसके अलावा हम कहीं पर भी इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो ये टोटल 11 क्वेश्चन आपके रिफंड में निकल के आ रहे थे जी, ठीक है। आप अगर आप अपने प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन चेक करोगे आईसीएसए के, आपको सिंगल सिंगल क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएगा जी, ठीक है जी। तो ये हमारे रिफंड वाले टॉपिक हैं जी, ठीक है। ये हमारा रिफंड वाला टॉपिक है। उम्मीद करूंगा आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा सर। मतलब मैं कह रहा हूं कि ज्यादा तो नहीं, बट थोड़ी सी ग्रिप आपकी जरूर बन गई होगी कि हाँ सर हमें कुछ समझ में आया जी, ठीक है। पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जी, तो मैं यहीं पे क्लास खत्म कर रहा हूं। वैसे भी हमारे पास टाइम बचा है 50 मिनट का, बट मेरा हेडेक हो रहा है बहुत तेज। तो देखता हूं मैं अगर मैं कुछ कर पाया इसके बाद जी, नहीं तो फिर मैंने कहा ना वीक के बीच में कुछ, क्योंकि ना मैंने आपके ना इनकम, मेरे को मेन है कि इनकम टैक्स के ना मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने हैं और वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। उसका हफ्ते के बीच में जैसे ही टाइम लगेगा वो मैं आपके ऊपर जरूर लगा दूंगा जी, क्योंकि अभी मुझे एक लिमिट वाली वीडियो भी डालनी है कि जहां जहां लिमिट्स हैं। तो मेरे पास अभी काम बहुत सारा पड़ा है पेंडिंग। मतलब ऐसा लग रहा है कि एग्जाम जैसे मेरे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि एग्जाम मेरे हैं, बट एक्चुअल में तो मेरे ही है सर। सिंपल सी बात है ना। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी मेरी है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं, वो मेरी है, टेंशन सारी मेरी है। तो कोशिश वो मैं कर रहा हूं। तो आपने कुछ नहीं करना, बस एक बार इसको फटाफट से गो थ्रू कर लो, ठीक है जी। नोट्स आपके पास है ही है, जिनके पास नहीं है वो अपने स्क्रीनशॉट आप ले लेना, उसमें से एक बार आप रीड कर लेना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं बहुत जल्दी। मतलब देख, मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम के ऊपर ही। बस अपनी तैयारी आप करते रहो सर। मैं दोबारा कह रहा हूं, मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, अपनी तैयारी करते रहो सर। मैं जो करूंगा वो आपके लिए एडिशनल करूंगा। आपने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी। बाकी हाँ, कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है मुझे बताना, बट अपना कॉन्फिडेंस लूज मत होने देना। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, सारे व्हाट्सएप ग्रुप से एक बार बाहर हो जाओ, अब दुनिया से कट जाओ, क्योंकि अब दुनिया में रहने का फायदा नहीं है सर। क्योंकि सारी अमेंडमेंट जो आनी थी वो आ चुकी है। अब आप ग्रुप में रह के क्या करोगे? उसमें अटरम शटरम नोट्स आते रहते हैं, बेकार की बातें चलती हैं, आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है। और पढ़ने वाले बच्चे ना इस टाइम सर है ही नहीं, वो काट चुके हैं सब कुछ अपना, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आप मेरी बात समझोगे। चुप करके अपना पढ़ने के ऊपर बैठ जाओ। अगले आने वाला एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता बचा है। आज 12 तारीख है ना, एक हफ्ता बचा हुआ, एक हफ्ता लगा दो बस। और आप याद करोगे सर जो एफर्ट्स हमने लगाए थे ना, यही हमें सीएस बना के छोड़े, इन्होंने हमें सीएस बनाया जी, ठीक है जी। चलो यार, फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम पर सेम जगह। ओके जी, बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय।